नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आसाम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 मई को नतीजे आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल्स के अनुमानों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। फाइनल नतीजों से पहले अब ज्योतिषीय गणना और देवीय दावों का दौर भी जारी है। अलग अलग ज्योतिषी और कुंडली विशेषज्ञों ने अपनी गणनाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नतीजे बताए हैं। कई ज्योतिषियों का दावा है कि ममता बनर्जी के सितारों में राजयोग प्रबल है, जबकि कुछ अन्य शनि और मंगल की युति के कारण बंगाल में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में ग्रहों की चाल सत्ताधारी दलों के लिए कठिन बताई जा रही है। आपको बता दें कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियां केवल व्यक्तिगत गणनाओं पर आधारित होती है और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, लेकिन शास्त्रीय आधार अवश्य होता है। देश के शीर्ष ज्योतिषी क्या कह रहे हैं, इस वक्त हम उनको सुनेंगे, उनकी गणना को जानेंगे। जी हाँ, मेरे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी होने वाली है और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुमित आचार्य जी, जुड़ेंगे मेरे साथ थोड़ी देर में। इसके अलावा मेरे साथ आचार्य जीतू सिंह जी, एस्ट्रोलॉजर। बहुत स्वागत है सर आपका। और जीतू जी, बहुत स्वागत है मैम आपका। और डॉक्टर एस.के. दत्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपका भी सर बहुत स्वागत है। और कंजर्वेटिव एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित जी भी थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। सबसे पहले जीतू मैम, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चुनाव की हम बात करें, आपने भी तमाम जो एक्सपर्ट्स एडवाइस है वो देखा होगा, जो पैनल डिस्कशन है उसको सुना होगा आपने इतने दिनों से, और सबसे बड़ी बात जो एग्जिट पोल है आपने वो भी देखा होगा। आप कितना उन एग्जिट पोल्स को मान रहे हैं? क्योंकि अगर आप पश्चिम बंगाल को देखें तो 7 में से लगभग 5 जो बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में आप देखें तो कह रहे हैं कि हिमंता, जो तमिलनाडु में हो सकता है कि विजय थलापति जो है उनका उदय होगा। हिमंता की वापसी बताई जा रही है। कुल मिलाकर आप इस पूरी स्थिति को कैसे देख रही हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब ग्रहों की गणना करते हैं तो ये शास्त्रीय पूर्ण वो एक कैलकुलेशन होती है और इसमें साइंस भी है और इसमें मैथमेटिक्स भी है। क्योंकि जब भी हम किसी प्लेनेट को एक वेरीफाई करते हैं या फिर हम उसकी डिग्री पर चलते हैं, वहीं से कैलकुलेशन का आगाज होता है। कोई भी एक प्लेनेट पूर्ण डिग्री पर अपना बहुत अच्छा फल देता है। अगर हम इस समय बात करते हैं, बंगाल सबके दिमाग में इस समय बहुत अच्छे से चल रहा है। और देखिए, 2-3 चीज़ों के फैक्टर को हमें समझना चाहिए। एक तो हमारा शास्त्रीय अधिकार तो जो है वो हम बताएंगे ही, लेकिन एक पब्लिक का जो एक इंटरेस्ट होता है उसे हम निकाल नहीं सकते। जो कहते हैं ना, फेस करता है उसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर हम ग्रहों की बात करते हैं, वाकई ही 2 ग्रह ऐसे हैं जो इस समय पूर्ण उथल पुथल मचाने वाले हैं। उसमें से पहले हैं शनि, जो जस्टिस के लॉर्ड, न्याय के देवता हैं, और दूसरे हैं मंगल, जो कि सेनापति हैं। यानी ये दोनों प्लेनेट का कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो एक बड़े बदलाव के संकेत बनते हैं। अगर हम ममता जी की कुंडली की बात कर रहे हैं तो मीन लग्न की इनकी कुंडली है और मीन राशि में इस समय शनि जो है गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। और शनि और मंगल जब ट्रांजिट किसी भी एक राशि में, खास करके काल पुरुष की कुंडली की ये व्यय यानी लॉस भाव की राशि है, वहां से इनका कॉम्बिनेशन जो है इनके लिए किसी भी तरीके से फ्रूटफुल नहीं है। इनफैक्ट अगर हम 12वें भाव को कंसीडर करते हैं, मीन राशि को कंसीडर करते हैं काल पुरुष का, तो ये भाव जो होता है ये हॉस्पिटल का भाव भी कहा जाता है। यानी इन्हें इनफैक्ट अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम तो एग्जिट पोल तो जो भी कह रहे हैं, बट ये हेल्थ उस समय तक बचा पाए, ये बहुत जरूरी है। अब रही बात अगर कि हम द्वादश भाव की बात करते हैं या एकादश भाव की करते हैं, तो राहु एक डेलिमा सिचुएशन क्रिएट करता है। लास्ट मोमेंट में चीजों को हिट मारता है, क्योंकि जो आपके विजन में भी नहीं होता ना, ये वो सारी चीजें करता है। और राहु जो है ये एक तरह का षड्यंत्रकारी प्लेनेट कहते हैं हम इसे। लास्ट मोमेंट में बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद ये अपनी सीट तो बचाएंगे, कुछ सीटें भी ले लेंगे। लेकिन अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो पूर्ण बदलाव की स्थिति है इस समय। बीजेपी का पलड़ा बहुत हद तक काफी पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप देख लीजिएगा। हाँ, ये कुछ सीटें ले लेंगी, ये अपने दम पर, मतलब या अपनी क्रेडिबिलिटी, विपक्ष में रहेंगी, विपक्ष में ही रहने की इनकी संभावना है। और विपक्ष में भी तब रहेंगी जब हेल्थ इनकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, मैं अब इसके बाद और राज्यों की भी हम बात करेंगे। मैं सर के पास आती हूँ। दत्ता सर, देखिए जो ये अभी का पूरा सिनेरियो बन रहा है, अगर एक तरफ देखिए पूरा पूर्वी भारत में चुनाव, दूसरी
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो साउथ की तरफ भी चुनाव है, तो कुल मिलाकर इसका क्या फर्क पड़ता है? और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केरलम में भी 3-4 सीटें बीजेपी शायद लेकर आ जाए। सबसे पहले सबको जय माँ दुर्गा, जय श्री राम। अब बात आती है कि दो पेचीदा सवाल आपने पूछा, पूर्वी भारत के बारे में और दक्षिण भारत के बारे में। इंटरनेशनल कंजर्वेटिव एक्सपर्ट होने के नाते मैं इस बार आपके पुदुचेरी पे गया हूँ, उसके साथ साथ आपके बंगाल और आसाम। आसाम तो इसलिए क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान है गुवाहाटी, और बंगाल कर्म स्थान बोल सकते हैं। जन्म गुवाहाटी पे और बचपन गुजरी है गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता पे। खूबसूरत है कोलकाता पे। तो नेचुरल है कि वहाँ दोनों जगहों का, प्रदेशों का मुझे प्रादेशिक भाषा भी आती है। बंगाली हूँ बाय बर्थ और असमिया बोलता हूँ क्योंकि बचपन वहाँ रहा है। तो जहाँ आसाम की बात आती है, आसाम पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई मतलब कि दूसरी पार्टी के लिए कोई जगह ही कांग्रेस नहीं। का बिल्कुल सुपड़ा साफ। अच्छा, मैं तो आज आपके अंग्रेजी चैनल पे और कई सारे चैनलों पे आज सुबह भी मैंने कहा कि मैं तो उदार होके कुछ कांग्रेस को 20 से लेके 22 सीटें दे रहा हूँ। ये मेरी उदारता है जिसके चलते दे रहा हूँ। नहीं तो आज के डेट में कांग्रेस आपके आसाम पे इस सिचुएशन पे जा चुकी है और ऐसे दलदल की स्थिति में है कि हकीकत में अचंभित नहीं रहेंगे अगर 14-15 सीटें मिलती हैं। जब मैं आसाम पे गया हूँ, चाहे वो बराक वैली हो, वो बराक वैली बंगाली डोमिनेटेड एरिया है, ब्रह्मपुत्रा वैली पे असमिया डोमिनेशन है। ब्रह्मपुत्रा वैली पे जब मैं लोअर आसाम या फिर अपर आसाम पे कई सारे जगहों पे मैं गया हूँ, तो मैंने कॉमन लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, इंटेलिजेंसिया से, सबसे मैंने पूछा है कि क्या माहौल क्या है, और असमिया पे ही पूछा हूँ। तो मैंने एक सीधा सा शब्द मैंने पूछा कि माने माहौल तो की लागी से और कहने का सिचुएशन तो, ये मतलब कि माहौल कैसा है और सिचुएशन कैसा है। लोगों का जवाब, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंसिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर मीडिया जगत के लोग हो, या फिर आम नागरिक हो, सब ने मुझे कहा कि दादा बांग्लादेशी मियाँ ने लागे, मामा लागे। मतलब बांग्लादेशी मियाँ हमें नहीं चाहिए। मामा का मतलब है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत मामा के बिस्वा नाम से वो चाहिए, मशहूर है। जी। हेमंत बिस्वा शर्मा चाहिए। अब मैं बंगाल आता हूँ। बंगाल आने के बाद जब लोगों से मेरी बात हुई है, महिलाओं से भी और खास करके युवा पीढ़ी से भी, सब ने मुझे कहा कि शास्तो साथी, सबुज साथी और कन्याश्री, फिर आपके लक्ष्मीर भंडार, तमाम जितने सारे ममता दीदी की योजनाएं हैं, मैं तो माँ दुर्गा से और भगवान राम से प्रार्थना करूंगा कि ममता दीदी 100 साल जिए और स्वस्थ जिए, और हर कोई कामना करेंगे ये सर चीज। आप देखिए कि इस बार बड़ी पैनिक लग रही है जी ममता जी जी बनर्जी। जी, उसी पे मैं आ रहा हूँ कि किस वजह से पैनिक है। पहले के सिचुएशन में जब से ममता दीदी सत्ता संभाली है, हमेशा उन्होंने एजेंडा डिक्टेट किया है। करेक्ट। और विपक्ष, खास करके बीजेपी, वाम फ्रंट या फिर कांग्रेस, उस एजेंडा को काउंटर किया है। शी सेट द नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव पे विपक्ष काउंटर किए, खास करके भारतीय जनता पार्टी। इस बार बिल्कुल विपरीत है। इस बार ये है कि भाजपा ने नैरेटिव सेट किया है, ममता दीदी ने काउंटर किया है। अच्छा, ममता को कितनी सीटें आती दिख रही हैं आपको? मैंने आज क्योंकि वो आपके तो कह रही थी कि मेरा तो 250 के करीब का। वो तो बोलेंगे ही क्योंकि जुझारू नेत्री है और जमीनी मेहनत तो नेत्री उन्होंने है। बहुत बहुत करी है। अगर मेहनत, ग्राउंड देखा जाए तो वो बिल्कुल बहुत मेहनत करती हैं, और हाँ, उनका एक बहुत ही कर्मठ चुनिंदा नारा रहा है, खेला होबे। खेला होबे। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि खेला शेष बांग्लादेश। अच्छा, यानी कि आपका नारा भी बांग्लादेश का, खेला होबे, वो तो आवामी लीग का नारा है बांग्लादेश का। और मैं कहता हूं कि खेला शेष बांग्लादेश, यानी कि आपका खेला होबे का खेल हो गया इस बार। और इसके पीछे वजह है। वजह तो एक तो है कि घिनौने जितने सारे अत्याचार हुए हैं महिलाओं के ऊपर, चाहे वो आरजीगर हो, चाहे वो दुर्गापुर हो, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो आपका धुलियान हो, मालदा हो, बशीरहाट हो, शीतलकुची हो, मुर्शिदाबाद हो, हर जगह पे महिलाएं तो बहुत ज्यादा नाराज है। महिलाओं से जब मैंने बिल्कुल आप सही कह रहे सर, मैं इस पे थोड़ा सा बस ऐड करूं, उसके बाद आप कंटिन्यू भी करिएगा। महिलाएं मतलब हमारे घर में जो हाउस हेल्प वगैरह है ना, अगर वो बंगाली हैं मैम, तो वो ये कह रही है कि वोट
वोट तो डालने जाना पड़ेगा, वरना ममता दीदी बर्बाद कर देंगी। मतलब ऐसे बोल के, या फिर किसी को ये डर है कि अरे मेरा तो वोट ही चला जाएगा। मतलब यहाँ दो धड़ा है, कुछ लोग ये बोल के जा रहे हैं कि नहीं वोट तो डालना पड़ेगा वरना नागरिकता चली जाएगी, कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं बहुत परेशानी है अब तो जाना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल दो धड़ा है। बिल्कुल सही बात है। और इसी पे मैं आ रहा था कि महिलाओं की नाराजगी दो चीजों से ही समझ में आता है। एक तो है कि जब दिल्ली वगैरह से जब नॉन बंगाली जाते हैं तो शायद उतना खोल के बोल लेंगे नहीं और बोल नहीं पाते, क्योंकि हिंदी की भी एक वो है, और हिंदी लोग उतने अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं वहाँ पे। पर हम लोग जब जाते हैं हम लोग तो बांग्ला में बात करते हैं। वहाँ पे जो रसोई घर है वहाँ बैठ के बोलेंगे कि बोदी की बनाच्चो, पीसी की बनाच्चो, मतलब कि बुआ क्या तैयार कर रही हो खाने पे, भाभी क्या तैयार कर रही हो। तो वहाँ पे अपनापन के चलते बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। दो तीन महत्वपूर्ण चीजें जो मुझे ग्रामीण बांग्ला पे और शहरी बांग्ला पे दिखाई दिया है, बहुत महिलाओं ने कहा है कि दादा मुखे तृणमूल चुपचाप पद्म फूल, यानी कि मुंह में तृणमूल चुपचाप पद्म फूल, यानी कि चुपचाप कमल। दूसरा ये कहा कि लक्ष्मीर भांडार, स्वास्थ्य साथी, कन्या साथी, जुबो साथी नहीं चाहिए। भंडारी अगर लेना है और फ्रीबीज अगर लेना है तो 1700 रुपए लक्ष्मी भंडार की क्यों, या फिर कन्याश्री की 1700 रुपए की क्यों नहीं 3000 जो भाजपा दे रही है। और इसके साथ साथ उन लोगों ने कहा कि स्वाभिमाনের लड़ाई, शाखा सिंदूर पलार लड़ाई, यानी कि सिंदूर की जो स्वाभिमान है उसकी लड़ाई है। बंगाली महिलाएं जो शाखा पोला जो पहनती है उसकी लड़ाई है, यानी कि शाखा सिंदूरेर लड़ाई, सिंदूरेर पलार लड़ाई, स्वाभिमाনের लड़ाई, भांडारेर लड़ाई ना। तो इसी से समझ में आ जाता है कि हकीकत क्या है। आपने बड़ी और लड़कियों से जब यंग लड़कियों से जब मैं मिला हूं या फिर यंग लड़कों से जब मिला हूं जो लोग बेरोजगार हैं, वो बोलते हैं कि स्वास्थ्य सबुज साथी आपने दे दिया, युवा साथी आपने दे दिया, तो दीदी फ्री में जीवन साथी भी दे दीजिए। इस तरह की बातें होती हैं, तो इससे समझ में आता है। आज का युवा बहुत ही आचार्य जी, तो आप भी इस बात को मानेंगी कि कहीं ना कहीं आज का युवा जो है ना उसे बहुत फ्री चीजें चाहिए, वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। मतलब मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई फ्री में 5000 दे दे, मुझे ये है कि मुझे काम मिले और मैं परमानेंट कमाऊं। मतलब ये जो सोच नैरेटिव है कहीं ना कहीं ये युवाओं की बहुत वो दिख रही है। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मतलब इन दोनों ने जो एक ट्रेंड सेट किया है, मतलब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो मैप है ना इंडिया का, वहां पे पूरा बीजेपी नजर आने वाला है। कम से कम ये जो अगर एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में बदल गए तो देखिए, सबसे बड़ी बात है एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। जब भी किसी चीज की अति होती है तो बदलाव की तरफ व्यक्ति जाता ही जाता है। हमारा यंगस्टर जो है उसे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि यंगस्टर पढ़ा लिखा यंगस्टर है, और उन्होंने ये अत्याचार जितने भी अभी तक सहन किए ना, अब रिटेलिएट करने पे आ चुके हैं वो। और उन्हें चाहिए उनका हक, उन्हें ये भीख नहीं चाहिए कि हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए। जहाँ सिक्योरिटी, जहाँ सेफ्टी, जहाँ उनकी खुद की रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें चलेंगी, वो उस तरफ अपना झुकाव कर लेंगे। भीड़ को पैसे देके इकट्ठा नहीं किया जाता है। कभी आपने देखा होगा मोदी जी की रैली जब चलती है तो अंधाधुंध पब्लिक होती है वहां पे, तो क्या वहां पे सबको आप इकट्ठा कर सकते हो? हम तो कह रहे हैं यहाँ से एक साइड से निकल जाएं तो सारी पब्लिक वहां उनके पीछे चलने लगेगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव हमेशा भारत का वो होना चाहिए, हर स्टेट का वो होना चाहिए जो निष्पक्ष काम करता हो, जो किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं करता हो, जो किसी देश के लिए काम करता हो, किसी स्टेट के लिए काम करता हो। और ये बदलाव आना निश्चित है, आएगा, क्योंकि ये जितनी भी बौखलाहट है इस समय आप देख रहे हैं, जो ममता जी ने, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने एक सत्ता अपनी हासिल करके रखी, कई साल बिता दिए, उसे छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बदलाव की नीति जो है वो चल चुकी है। अच्छा, किसी ने ये भी कहा आचार्य जी तो कि 5-5-5 कुछ ऐसे उनके डेट ऑफ बर्थ से आ रहा था कि 15 साल उनका राज्यों का वो खत्म हो गया है। देखिए, उनकी दशाएं ही अब ऐसी हैं, अब उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। उनकी दशाएं, उनका गोचर ट्रांजिट, अगर कि मैं सिर्फ इस समय के ट्रांजिट की बात जो आपने अभी इस समय पूछा है, अगर हम इसी समय की कुंडली लगा रहे हैं तो वृश्चिक लग्न की जो कुंडली बन रही है, और वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल है। सीधा फेवर अभी भी मोदी जी को कर रहे हैं, सीधा फेवर कर रहे हैं अमित जी को, क्योंकि उन दोनों की राशि के स्वामी मंगल ही है। इसलिए उनकी नीति जो है ना बड़ी कंट्रोल और सॉलिड और बड़ी अच्छी उनकी एक बॉन्ड है कि बदलाव लाना है, लेकिन देश हित में लाना है।
किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए बदलाव नहीं ला रहे हैं, वो पूरे देश को ही अपना फैमिली समझते हैं, इसीलिए उस बदलाव की तरफ बढ़े। और मंगल इस समय बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाता हुआ नजर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कहते हैं अपने हाथ से सत्ता कोई नहीं छीनने देता। लास्ट मोमेंट पर ये इतना कुछ होगा वहां पे काउंटिंग के टाइम, बिल्कुल होगा। अच्छा। आप देखिएगा यहाँ पर कहते हैं ना, चारों खाने अगर चित करना है तो सारी बाउंड्री ही घेरनी पड़ती है, क्योंकि जिनको फ्रॉड करने की आदत है, जिनको इस तरीके की क्या चीजें होगा करने की, मतलब आप क्या रिटेलिएट करेंगे। अच्छा। कुछ ऐसे बरगलाहट से कुछ आग जलने की घटनाएं, क्योंकि मंगल इस समय एक्टिवेट है, कुछ आग की घटनाएं, कुछ विस्फोटक घटनाएं, कुछ मार कटाई, कुछ उपद्रव, यंगस्टर का मिसयूज, ये अभी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बड़ा सीमित हो गया। अच्छा, वो सीमित इसलिए हो गया क्योंकि जो मोदी जी के प्लेनेट का जो स्वामी है वो मंगल है, जो अमित जी के प्लेनेट का स्वामी है वो भी मंगल है, और मंगल जो है सपोर्ट बीजेपी को कर रहा है, ना कि टीएमसी को। टीएमसी के लिए ये एंटी जा रहा है, टीएमसी के लिए ये लॉस भाव में जा रहा है, लेकिन अगर हम बीजेपी की तरफ जाते हैं तो ये बेनिफिशियल की तरफ जा रहा है। तो दोनों चीजें, एकादश भाव हमारा बढ़ोतरी है, जब भी हम एकादश भाव को उसके ग्रहों के घेरे में आते हैं तो हमारी इन्हेंसमेंट होती है पॉजिटिव वे में, नो नेगेटिव। लेकिन जब हम 12वें भाव की बात करते हैं, मीन राशि की बात करते हैं, तो वो लॉसेस को इंडिकेट करता है। तो लॉसेस उस तरफ है, बेनिफिट इस तरफ है। अच्छा, सर एक सवाल मेरा ये भी था कि आपने बात की पश्चिम बंगाल की और असम की हमने बात की। पश्चिम बंगाल में जो इस बार के चुनाव है, जो चुनाव परसेंटेज हमने देखा है, मतलब वो ऐतिहासिक है। अच्छा, बिना रक्त रंजित बंगाल जिसे कहते हैं ना कि चुनाव जिसका इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक किया एक्चुअली, मतलब कहते हैं कि चुनाव हो और बंगाल में दंगे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब वहां लड़ाइयां ना हो, तस्वीरें ना हो ही नहीं सकता। वहां तो लोग मरेंगे ही मरेंगे चुनाव में, मतलब कि कुल मिलाकर। तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाया गया। कुछ एक जो टीएमसी के थे उन्होंने तो ये भी कहा पहलगाम तो रोक नहीं पाए, यहाँ पे इतने बुलडोजर और पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे, टैंक लेकर आ रहे। इस बार को जो चुनाव है वो आप कैसे देखते हैं, और आखिरकार इसके पीछे की भी वजह क्या है, मतलब अगर देखा जाए? वजह यही है कि जिस तरह का रक्त रंजित इतिहास रहा है, बंगाल का बहुत दुर्भाग्य है कि चाहे वो कांग्रेस के ज़माने के चुनाव हो, सिद्धार्थ शंकर राय जब मुख्यमंत्री थे, या फिर वाम फ्रंट की सरकार हो, या फिर टीएमसी की सरकार, वायलेंस हमेशा रहा है और रक्तपात हमेशा मचा है। 2021 की चुनाव अगर उठाएंगे, लोकसभा चुनाव अगर उठाएंगे 19 की, या फिर 24 की भी लोकसभा चुनाव, या फिर बीच में पंचायत इलेक्शन जो बंगाल में है, हर इलेक्शन में कत्लेआम टीएमसी के कार्यकर्ता, या फिर ये जो गुंडा वाहिनी है ना, जिसको मैं सरेआम कहता हूँ, आपके रोहिंगा वाहिनी या लुंगी वाहिनी, इन लोगों ने कत्लेआम मचाया। मैं बधाई देता हूँ चुनाव आयोग को, और बधाई देता हूँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को। इतने जो घेराबंदी की और लामबंदी की और इतना सख्त रहा, जिसके चलते इस बार एक भी मौतें नहीं हुई है, वायलेंस नहीं हुआ है। ममता दीदी ने पिछले चुनाव इसी चीज पे, नैरेटिव पे वो जीत गई थी। एक तो है कि नंदीग्राम पे बीजेपी वालों ने मेरा पैर तोड़ दिया बैंडेज करके, और जिस दिन पूरा चुनाव इसी चीज पे, और जिस दिन काउंटिंग समाप्त हुआ अगले दिन बैंडेज खोल गया। तो ये चीज है। उसके साथ साथ बोइरागोतो यानी कि बाहरी और भीतरी बंगाली अस्मिता पे खेली है। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, अगर गुजराती बाहरी है, यूपी के लोग बाहरी है, उड़ीसा के लोग बाहरी है, तमिलनाडु के लोग बाहरी है, आसाम के लोग बाहरी है, क्योंकि वो आपकी विचारधारा को नहीं मानते हैं इसलिए बाहरी है। पर सवाल यहाँ पे ये उठेगा ना, फिर शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल के हैं क्या, बिहार के हैं? कीर्ति आजाद बंगाल के हैं क्या, बिहार के हैं? यूसुफ पठान कहाँ के हैं, गुजरात के हैं? वो क्योंकि आपकी विचारधारा को मानते हैं तो वो मैच कर रहा है, मतलब कंफर्ट है, तो फिर उनको ले लो। वो बहिरागत तो नहीं है, वो बाहरी नहीं है, वो तो अंदर के हो गए। और कहाँ ऐसे सिचुएशन पे जब आप ऐसे लोगों को टिकट देके राज्यसभा भेजते हैं तो आपका ये बंगाली अस्मिता कहाँ जाता है? लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि खेला होगे माँ दुर्गा माँ काली के नाम पे खेला होगे, और जय श्री राम और भगवान राम को और माँ काली माँ दुर्गा को अलग अलग करके रखने की कोशिश किए। पर बांग्ला रामायण पे एक श्लोक है जिसपे नारायणी यानी कि माँ दुर्गा और भगवान राम का कनेक्शन बता देते
देते हैं। नारायणी कौन है? नारायण के बहन है। नारायण कौन है? भगवान राम है। भगवान राम तो उन्हीं का एक रूप है। और उस बांग्ला नारायण पे एक श्लोक है जिसपे ये कहते हैं कि जब भगवान राम ने 108 नील कमल से जब पूजा किए थे, एक कमल जब गायब हो गया था, माँ दुर्गा ने छुपा लिया था, और जब वो अपना आंख खोल के देने की कोशिश कर रहे थे, तब जब देवी प्रकट हुई, उन्होंने कहा था कि অকালে কেন বন্দন করিলে আমায় প্রভু শ্রী রাম, বলো কি বর দিব তোমায় প্রভু শ্রী রাম। यानी कि जो ये जो कार्तिक की जो नवरात्रि होती है वो तो भगवान राम ने स्थापित किया था। रावण ने तो चैत्र की नवरात्रि स्थापित किए थे। औखाल मतलब कि अनसीजनल समय पे क्यों मेरा वंदन किए हो प्रभु श्री राम, बताओ तुम्हें क्या वर दूं प्रभु श्री राम। तो इससे तो कनेक्शन समझ में आ जाता है। इसलिए ममता दीदी को मैं कहता हूं कि जिस तरह का आपके कार्यकर्ताओं ने और आपके जो लुंगी ब्रिगेड और टोलाबाजी वाला ब्रिगेड ने जो कत्लेआम मचाया था, उस पे उनके लिए एक श्लोक माँ दुर्गा के, उससे ही मैं बोल देता हूँ, सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणोमय गुणोश्रय नारायणी नमोस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राया परायणी सहस्र शस्त्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। एक जगह पे शास्त्र भी होता है, किताबें नॉलेज, वो लक्ष्मी के रूप में, वैभव लक्ष्मी के रूप में, और शस्त्र काली के रूप में। बिल्कुल। जबकि सर ममता बनर्जी के बारे में मैं कहीं पढ़ रही थी, उनको पेंटिंग्स का बहुत शौक है, लिखती बहुत है। मतलब पिछले साल शायद 200-300 बुक्स जो हैं वो मतलब लिखती हैं, मतलब उनको लिखने का इतना शौक है। उसके बावजूद अगर मतलब बंगाल में इस तरह की घटनाएं होती है तो फिर मन थोड़ा विचलित तो होता है कि पश्चिम बंगाल आखिरकार क्यों जलेगा। मतलब चुनाव होना है तो ठीक से भी हो सकता है, लेकिन जलता है। अच्छा, मेरा एक सवाल आचार्य जीतू जी अब आपसे ये भी था कि हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी, क्योंकि जैसा सर भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और आसाम तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि लेती हुई नजर आ रही है। अगली बार मैं सर से हिमंता बिश्वा शर्मा के बारे में भी बात करूंगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे, क्या आपको बीजेपी अब साउथ की तरफ भी पूरा बढ़ते हुए वर्चस्व दिख रहा है धीरे धीरे? क्योंकि अगर आप आज से 10 साल पहले को ही ले लीजिए, ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2014 पहले बीजेपी कहां थी? यहीं तो थी। मतलब पूरब की तरफ तो सोचा भी नहीं होगा। आप देखिए कैसे धीरे धीरे बढ़ी। तो क्या वो बढ़ाव अब धीरे धीरे साउथ की तरफ भी नजर आता है आपको? देखिए, जब रिप्रेजेंटेटिव बहुत क्लियर मिशन से चलते हैं ना, तो हर किसी का झुकाव उस तरफ होता है। हर व्यक्ति इस समय पीड़ा अवस्था में है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है। क्योंकि परेशानी उनको ये नहीं है कि कमाने की परेशानी ये है कि वो अपने राइट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इतनी खुली वोटिंग हुई है इस समय, कभी आपने एक्सपेक्ट किया था? और आपने जैसे एग्जांपल दिया है कि यहाँ से जो हमारे सेवक हैं हमारे घर के, वो कहते हैं हमने वोट देने जाना है। वोट देने जाना है वो ममता के डर से ही नहीं, वो अपना राइट का इस्तेमाल राइट वे में करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत समय तक चीजों को बर्दाश्त किया है। रही बात अगर कि हम कह रहे हैं ईस्ट हो, हमारा वेस्ट हो, साउथ हो, जहां भी होगा बीजेपी का ही परचम आने वाले टाइम में सब जगह आपको बीजेपी दिखेगी। और कहीं वन इलेक्शन वाला जो सपना है ना, वही ना पूरा हो जाए। हम तो वही कह रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होना ही है, और ये होना चाहिए। ये पब्लिक के हित की बात है, इसमें इंडिविजुअल के। अगर हम अपने घर के अंदर, घर का मुखिया एक छोटा सा बदलाव करना चाहता है ना, तो घर के अगर 4 या 5 सदस्य उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है। 2 लोग सपोर्ट करते हैं, 2 लोग एंटी होते हैं। अब घर के 4 लोगों के सिस्टम को नहीं आप बदल पा रहे हैं, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, भारत के रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी जी तो पूरे वर्ल्ड वाइड चीजों को कंट्रोल में करते हुए अपने भारत को बदलना चाहते हैं। हम भारत की नीतियों को चेंज करना चाहते हैं। और आप यकीन मानिए, जो इस समय बीजेपी की कुंडली है, बीजेपी की कुंडली बड़ी कमाल की कुंडली है इस समय। उनका D1 चार्ट देख लो, उनका D10 चार्ट देख लो, उनके लिए आप जेमिनी दशाएं देख लो, उनके लिए आप चाहे योगिनी दशाएं देख लो, सारी चीजें बीजेपी की कुंडली को फेवर कर रही हैं। तो इसमें तो कोई कुछ नहीं, जबरदस्ती तो किसी ने ग्रह नहीं बिठाए ना। अगर ये कुंडलियां सही हैं, जो डेटा हम लोगों के पास है नेट से, ये 100% इस समय बदलाव है। हाँ, थोड़ा सा हम अगर के हम साउथ की तरफ अगर हम चले जा रहे हैं तो वहां कुछ डाइसी सिचुएशन बढ़ रही है, टक्कर बराबर की चलती हुई नजर आ रही है। बट फिर भी हम कहेंगे
कि बीजेपी की ही फेवर में जा रही है। ठीक है। अच्छा सर, मेरा सवाल हिमंता बिस्वा शर्मा को तो लेकर। अच्छा, हिमंता बिस्वा शर्मा, मतलब मैं उनको जब देखती हूँ ना तो मतलब ऐसा लगता है कि वो लोगों के बीच के हैं, मतलब लोगों के लिए उनका जो प्यार है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ ऐसे वीडियो सामने आए चुनाव के दौरान, हालांकि उनकी पत्नी पर जो कमेंट वगैरह किया गया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उससे भी सहानुभूति मिली है, लेकिन हिमंता को अगर देखा जाए, क्योंकि काफी समय तक तो कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद आए हैं, अब बीजेपी ने उनको सत्ता दी है, कुल मिलाकर उनके काम करने का क्या तरीका है जो जनता उनसे इतना ज्यादा जलप हो रही है? इसका जवाब देने से पहले दक्षिण राज्य के बारे में भी जी, एक जवाब प्लीज। दे दूं। जी जी। पुदुचेरी पे जैसे मैंने कहा है कि मैं गया हूं और वहां पे काफी 3-4 बार गया हूं मैं। ठीक है। पुदुचेरी पे तो एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से रिपीट हो रही जो है। पोल्स है वो भी यही जी। बता रहे हैं। तमिलनाडु की जहां बात आती है, तमिलनाडु पे मैं जो पोलस्टर्स है उनसे मैं डिफर करता हूं। मेरा मानना है कि तमिलनाडु हांग असेंबली होगा, अच्छा। त्रिशंकु विधानसभा, और वहां पे एनडीए यानी कि एआईडीएमके बीजेपी गठबंधन जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से उभर के आएगी, शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी। अच्छा। और केरल में, हाँ, केरल जो है, केरल में टक्कर सीधा कांग्रेस और वामफ्रंट के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि 3 से लेकर 4 इतना सीटें के उनको बीच में, देते हुए उससे भी नजर उससे जी, ज्यादा जी। नहीं। अब मैं आता हूँ आसाम पे। तो अच्छा सर, यहाँ पे आप आसाम पे आइएगा, मतलब कुल मिला के आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो साउथ वाली चीज है उसको भी अब बीजेपी टच करती हुई टच नजर आ रही है? करते आ रही है, क्योंकि माँ गंगा का आशीर्वाद लेके जब भाजपा पूरे उत्तर भारत में इतने प्रचंड बहुमत से आ गई है, तो दक्षिण में तो दक्षिण गोदावरी है, यानी कि दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा भाजपा को कैसे अछूत रखेगी अपने आशीर्वाद से। ठीक है सर, आसाम। हाँ, तो अब मैं आसाम पे ही आता हूँ। आसाम की जहाँ बात आती है, बहुत सारे कारण हैं आसाम के लिए। जैसे मैंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आसाम में भी बहुत बड़ा इशू है घुसपैठी। बंगाल का जब विभाजन हुआ 1947 में, बंगाल में आपके जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो 5% के आसपास था 1951 के सेंसस के हिसाब से। आज वो जाके 32% के आसपास लगभग गया है उतना, अगर मैं अनऑफिशियल आंकड़ा मानूं। और ऑफिशियली अगर मानूं तो आपके 2011 के सेंसस के हिसाब से वो 27% है। ऑफिशियल सेंसस 2011 के हिसाब से आसाम का जो है वो 35% है, पर अनऑफिशियली कहीं ना कहीं पे 40% के आसपास है। और बंटवारा जब हुआ था, आसाम का एक पोर्शन, सिलेट वाला पोर्शन, जब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, मौजूदा बांग्लादेश, उस समय माइनॉरिटी पॉपुलेशन आसाम की 7% थी। 40% कैसे हो गया? ये अगर घुसपैठी नहीं है तो कौन है? तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि बांग्लादेशी मियाँ ने लागे मामा लागे, यानी कि बांग्लादेशी मियाँ नहीं चाहिए, मामा चाहिए। अब दूसरा, जब मैंने पूछा कि मामा क्यों, तो असमिया में लोगों ने मुझे कहा कि मामा न है तो कुने अरु कुने, मतलब अगर मामा नहीं तो और कौन? और कौन में कांग्रेस का तो नैया डूब गया है, कोई है ही नहीं है, मतलब ऐसा चेहरा भी नहीं लेकर मतलब आप आए जिसके बारे में जिक्र हो पाए। कांग्रेस ने कोशिश किया था गौरव गोगोई को खड़ा करने की, पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पोल पट्टी सामने आया, उनके मिसेस के ऊपर जो आरोप लगे कि उनके एनजीओ पाकिस्तान फंडेड है और पाकिस्तान के साथ उनके मिसेस का कनेक्शन है, और कई बार पाकिस्तान गए हैं गौरव गोगोई और उनके मिसेस, ये भी आरोप लगा कि शायद मिसेस गोपनीय रूप से शायद पाकिस्तान के नागरिक है। मैं नहीं जानता हूं कि उसमें कितना सच्चाई है या क्या है, वो मुझे मालूम नहीं है, पर आरोप जब लग जाता है और कांग्रेस ने जो स्पष्टीकरण जो देने की आवश्यकता थी उस तरह से स्पष्टीकरण दे नहीं पाए। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टी है AUIDF और बाकी जो छोटे छोटे पार्टी है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी है, वो लोग कहीं ना कहीं पे कांग्रेस की जो वोट बैंक है उस पे सेंधमारी कर रही है। और कांग्रेस की जो प्रादेश यूनिट बिल्कुल चरमरा गया है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं जानता हूं सिलचर की एक कैंडिडेट, फिर आपके बराक वैली की शायद हाइलाकांदी, या फिर आपके करीमगंज की एक कैंडिडेट, फिर बरपेटा या फिर नौगांव की एक कैंडिडेट, उन लोगों ने 2 दिन पहले, मतदान से 2 दिन पहले विड्रॉ कर लिए, आरोप लगाते हुए कि प्रियंका वाड्रा जी से और राहुल गांधी जी से किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। तो इस तरह के जब अगर चीजें हैं और ऐसा अगर सिचुएशन है, तो फिर कांग्रेस
का तो दुर्दशा होना ही है वहां पे। और उसके साथ साथ हेमंत दाह जो है, हेमंत विश्व शर्मा, वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। और उनकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो 5 साल के बच्चा से लेके आयता या फिर आता यानी कि ग्रैंडफादर, आयता मतलब कि ग्रैंडमदर और आता मतलब कि ग्रैंडफादर, 90-95 साल के लोगों के साथ कनेक्ट है। और जिस हिसाब से वो सिक्योरिटी बैरिकेड को तोड़ के जिस तरह से जाके फोटो खींचते हैं, किसी को आइसक्रीम खिलाते हैं, चॉकलेट देते हैं, सेल्फी खींचते हैं, फिर थोड़ा बहुत रैम्प भी कर लेते हैं, सारी चीजें जो है ना इंडियन अटायर पे, वो बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है लोगों के साथ। ये सब कारण के चलते इसी वजह से बिल्कुल। अच्छा, ये जो चुनाव अभी अब होंगे खत्म, मतलब अब नतीजे तो 4 तारीख को आने, आपको लगता है कि कुछ बड़ा घटना होगा उसके बाद? हाँ, राजनीति में क्या बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो प्लेनेटरी सिचुएशन इस समय चल रही है, बड़ी घटना के पूरे संकेत हैं। किसी बहुत बड़े नेता की जानमाल का खतरा है इसमें, नो डाउट। इसमें कोई बड़ी आगजनी की घटनाएं, कोई बड़े लेवल का नुकसान, ये सब होने की पूरी संभावना है इस समय बनी हुई। लेकिन देखिए, जब हम अपने देश की, भारत की बात करते हैं ना, भारत सिर्फ हमारा देश सिर्फ दिल्ली या एनसीआर तक नहीं सीमित है। हर स्टेट उसका एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है, और यही पूरा भारत है। तो हर एरिया में कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो अमित शाह जी की डिसीजन और जो इनके मोदी जी के डिसीजन होंगे, वो आप खुद देखिएगा, ये डिसीजन इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने वाले हैं। अभी जैसे सर ने अभी बताया था कि हिमंता जी की कुंडली की अगर हम बात करते हैं, वृष लग्न की इनकी कुंडली बनती है और उनके स्वामी है शुक्र। अब शुक्र की जो हम बात करें, शुक्र इस समय इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस पे बैठा हुआ है, वो है इन्हेंसमेंट की प्लेस, बढ़ने वाली, इन्हेंस करने वाली, फायदा देने वाली, लाभ देने वाली प्लेस पर है। और जब भी कोई प्लेनेट अपने से 11th भाव में जाता है, वहाँ बहुत बड़ा एक बूस्ट दे करके जाता है। अब अगर कि हम जेमिनी की बात करते हैं, तो जेमिनी में पद भाव को अर्गला मिल रही है। पद भाव मीन्स कि आपकी कुर्सी, आपकी सत्ता, आपकी स्टेबिलिटी, जब इसे कोई प्लेनेट अर्गला देता है तो वहाँ पर उसके गुंजाइश जो है 60, 70, 80 नहीं, सीधा 95% की इसकी कंफर्मेशन हो जाती है। तो ये पूरा फायदा, चाहे D9 चार्ट देख लीजिए इनका, D10 चार्ट देख लीजिए इनका, चाहे इनकी आप जेमिनी दशाएं देख लीजिए, ये सारी दशाएं इनको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे साथ सुमित आचार्य जी भी आज गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर से आप आए हैं, थोड़ी क्या हमने बहुत ज़्यादा चर्चा की, बातचीत की है, देर से आप आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए, चर्चा हमारी तो वही चल रही है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कल जब हमारी बात हो रही थी तो सर सुमित जी जो हैं, इनको ऐसा नहीं लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो रिपीट नहीं होगी। इनको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो रिपीट होंगी। हिमंता के लिए भी कहते हैं कि रिपीट होंगे। मुझे भी इनकी कुछ कुछ चीज़ें याद हो गई हैं जब हमने क्योंकि बात की थी तो। लेकिन कुल मिलाकर सुमित देखिए, जो जितने भी आंकड़े हैं, अगर आप देखें सुमित जी, तो सारे आंकड़े यही बता रहे हैं कि ममता की वापसी तो तय है। मतलब अब उनका राजयोग वाला जो समय था वो हो गया खत्म। जी, देखिए, मूल रूप से अगर ज्योतिषीय गणनाओं को अगर देखा जाए तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि आज मैंने ममता जी की प्रश्न कुंडली का भी निर्माण किया था। अच्छा। तो सिंह लग्न का कुंडली उनका बनकर के आया था, प्रश्न कुंडली। और आप देख रही होंगी कि सूर्य अपनी उच्चतम राशि में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं। उच्चतम राशि में सूर्य का बैठना, और मंगल जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली का, जो कल के एपिसोड में हम चर्चा भी कर रहे थे कि वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है, वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल बैठे हुए हैं कहाँ, तो मंगल बैठे हुए हैं अभी मीन राशि में, शनि के साथ में अंगारक दोष का निर्माण करते हुए। अंगारक दोष बनाना एक प्रकार का, मंगल यानी उनके लग्न स्वामी का दोष पूर्ण स्थिति में आना एक बहुत बड़े बात का संकेत देता है कि केंद्र शासित राजा का शासन पूरब में, जहां पर का स्वामी सूर्य, पूरब का स्वामी सूर्य, जहां का स्वामी सूर्य उच्चतम भाव में बैठा हुआ हो, वहां सत्ता पलट कैसे। और सत्ता पलट वहां इसलिए होने का कोई योग मुझे दिखाई नहीं पड़ता। वहां पर जिसकी सरकार पहले से है उसी की सरकार पुनः स्थापित होती हुई दिखाई पड़ती है। अगर बंगाल का सत्ता पलट होता है तो असम का भी हो जाएगा, लेकिन पूरब में दोनों स्थानों पर देखा जाए, जहां बीजेपी की सरकार है पहले से, वहां भी बीजेपी बनी रहेगी। जहां ममता जी की सरकार पहले से है, वहां ममता जी का सरकार पहले से बना हुआ रहेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, हम अपना पक्ष रखने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए, जब राजयोग की बात करते हैं तो वो लग्न चलित के राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब हम उस चीज को
आगे इन्हेंस करने की बात करते हैं तो वहाँ डी चार्ट, उनके जो वर्गा चार्ट होते हैं उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी। कर्म भाव का जो चार्ट होता है वो D9 और D10 को हम कंसीडर करते हैं काम प्रेजेंट इस समय। तो D10 के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इनको कोई भी सपोर्ट इस समय D10 चार्ट में नहीं मिल रही है, क्योंकि इनके सारे प्लैनेट जो है इस समय एंटी जा रहे हैं और राजयोग इनका चल रहा था। लेकिन इस समय जो सिचुएशन, अगर हम 4 तारीख की अगर के हम लोग 4 तारीख के गोचर ट्रांजिट की बात करते हैं तो ट्रांजिट का गोचर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रांजिट का उस समय हमें देखना बहुत जरूरी है कि जब रिजल्ट आ रहा होता है उस समय आपका कौन सा प्लेनेट जो है वो पीक पर होता है। इनका महिलाओं का कारक जो है चंद्रमा पीक पर उच्च का अपने लग्न चलित में है। लेकिन अगर हम D10 की बात कर लेते हैं या D9 की बात कर लेते हैं, वहां पे इनको चंद्रमा की भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, इनको वीनस की सपोर्ट नहीं मिल रही है, इनको ना सूर्य की सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि नीच भंग राजयोग जब बन जाता है तो वहां सिचुएशन डाइसी। ये अपनी सीट जरूर जीतेंगी, ये अपनी सीट जीतेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये अपनी सीट जीतेंगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कितनी सीट्स लाकर के सत्ता पर कायम होते हैं, उस सीट से काफी पीछे रहेंगे। लेकिन अगर जब ग्रहों के पोजीशनिंग की बात हो रही है, जैसे आपने बोला कि ग्रह मेलेफिक इनके जा रहे हैं D10 चार्ट वाले, तो एक बार मैं वो भी समझना चाहूंगा कि चूंकि ज्योतिषीय पटल के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी समझना चाहूंगा कि D10 में किन ग्रहों की स्थिति के कारण आप ये बता पा रही हैं कि वो उल्टे चल रहे हैं, कि सूर्य सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे बृहस्पति, चूंकि उस दिन का जो गोचर है वो 4 तारीख को आप देख रही होंगी कि ये बृहस्पति हालांकि ये मिथुन में बैठे हुए हैं उस समय, लेकिन चूंकि बुध जो है वो बुधादित्य योग का पहले से निर्माण कर चुके हैं, बुधादित्य योग के कारण बुध का सपोर्ट मिला है। सूर्य का आपने बोला सपोर्ट नहीं है, लेकिन सूर्य तो अपने उच्चतम राशि में बैठे हुए मेष में, पूरब का वो भाग है, पश्चिम नीच भंग राजयोग बन जाता है। किसके साथ? नीच भंग राजयोग जो होता है वो हमें सपोर्ट नहीं करता है। ये आपका तो अपना एक पक्ष, अपना एक मत हो सकता है, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन कहती है वो यही कह रही है कि नीच भंग राजयोग में, वो भी दशम भाव के नीच भंग राजयोग में, जो सीधा एस्पेक्ट 4th हाउस यानी आपकी कुर्सी को देता है, आपकी जिस कुर्सी ममता जी पर की कुंडली में, जी हाँ, ममता जी की, लेकिन ममता जी का जो डेट ऑफ बर्थ है ऑनलाइन सोर्सेस में देखेंगे तो मल्टीपल आपको अलग अलग डेट ऑफ बर्थ मिलते हैं। हमें जो नेट से सोर्स मिला है हम उसी पर बात करेंगे, लेकिन हम उसके साथ साथ हम टीएमसी और साथ के साथ गोचर की बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि गोचर का जो प्रभाव होता है वो ना ममता जी की, ना मोदी जी की, ना किसी की, उस समय ट्रांजिट क्या कह रहा है वो ट्रांजिट जो है फेवर होता हुआ नजर अच्छा सर, देखिए अब इसको लेकर तो कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखिए कहीं पे ये कहा जा रहा है, अब हमने वो जो एग्जिट पोल की भी बात की, आप उसमें भी देखिए ना कि 7 में से 2 तो हैं ही जो ये कह रहे हैं कि टीएमसी आएगी। और जब एक दिन मेरी टीएमसी प्रवक्ता से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था हम तो इसी 2 को चल रहे हैं लेके, यही दोनों सही है, क्योंकि पहले भी एग्जिट पोल आए, हम नहीं मानते उसे। तो कुल मिलाकर ठीक है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन जिस तरह का पिछले कुछ समय से, अच्छा अगर आप इस चुनाव को भी देखें तो बीजेपी ने अपने आप को झोंक दिया, मतलब, और ममता बनर्जी, मतलब यही दोनों थे जो लड़ रहे थे, आसपास फिर कोई विपक्ष दिख नहीं रहा था। इस चुनाव के बाद आपको विपक्ष की क्या भूमिका नजर आ रही है? जहां कांग्रेस की जहां बात आती है, या फिर फुरफुरा शरीफ, ISF, या फिर हुमायूं कबीर, वाम फ्रंट, ये सब कहीं ना कहीं पे 5 से लेके 6 से लेके 7% वोट काटेंगे। अच्छा। और शायद 4-5 सीटें मिल सकता है। अच्छा। उससे ज्यादा नहीं, बहुत अगर भाग्य इनका साथ दिया तो 4-5 सीटें, पर किसको? इनको, बाकी जितने हैं, बाकी जितने हैं, पर 5 से लेके 7% वोट अगर काटते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का, वो अपने आप में काफी है ममता दीदी के ऊपर ग्रहण लगाने के लिए। अच्छा। क्योंकि उनका जो वोट बैंक है ना, वो तो दुधेल गाय वाला वोट बैंक है। दुधेल गाय मतलब कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, और ममता खुद बोलती है एरा तो हमार दुधेल गाय यदि लात खेते राजी आची, ये तो मेरी दुधेल गाय है, इनके लात खाने के लिए तैयार हूं मैं। तो नेचुरल है कि वहां पे सेंधमारी हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे लिए जनता ही बृहस्पति है, हमारे लिए जनता ही सूरज है, और हमारे लिए जनता ही शुक्र है, बुध है, सब है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह का पैरानॉइसी और जिस तरह का साइकोलॉजिकल घबराहट ममता दीदी के चेहरे पे है, हाल फिलहाल के बयानबाजी से समझ में आता है। और कल भी जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग, परेशान कभी नहीं देखा गया। कल भी बिल्कुल कल भी जो जिस तरह से वो स्ट्रॉन्ग रूम के सामने जाके जिस तरह की चीजें की है, वो साफ दर्शाता है कि हकीकत क्या है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि 4 तारीख के बाद ममता दीदी कहेगी कि ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे कमल ने।
अच्छा सुमित जी, देखिए ये जो चुनाव है इसके बाद आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? अच्छा, उनका कुछ आपको प्रयास नजर आता है? और आने वाले समय में आप राहुल गांधी की क्या स्थिति देख रहे हैं? मतलब कितने स्ट्रांग हो पाएंगे, एलओपी बने भी रह पाएंगे कि नहीं? देखिए मुश्किल है अभी राहुल गांधी देखिए बड़े प्रबल नेता जरूर हैं, बहुत ही बढ़िया विचारधारा रखते हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, लेकिन मूल रूप से अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो उनके फेवर में कहीं से मुझे दिखाई नहीं पड़ती तो है। विपक्ष में किस पे आपको फेवर दिखता है? मतलब कौन लगता है वो लीडर जो बहुत ही एकदम आने वाला है वैसे करके, जिसको सब मानेंगे विपक्ष में, जो विपक्ष कहते हैं ना एकजुट इंडी गठबंधन? आपको कोई दिखता है ऐसा चेहरा जो सबको लीड करके चल पाए? अभी लीड करता हुआ चेहरा अगर कोई देखा जाए तो भाजपा ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि भगवा मई पूरा भारत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगले आने वाले 5 सत्र के और चुनाव जो है वो भाजपा ही जीतेगा, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी इस पे पहले भी आ चुकी है कि भारत में राजतंत्र ही आने वाला है। जिस प्रकार से मैंने ये देखा कि प्रजातंत्र के आने के बाद से जो गड़बड़ियां रही हैं वो राजतंत्र के आने के बाद से सुधरेंगी। भविष्यफल यही बताता है कि 25 वर्ष और ये लोकतांत्रिक तरीके से भारत में चुनाव आदि चलेंगे, उसके बाद राजतंत्र की आगमन होगा और तब तक के लिए भाजपा का ही सरकार जो है अपने मुख्य स्थान पर काउंटर करना चाह रहे, फिर मैं आती हूँ जी। देखिए, गले मिलना, आंख मारना, संसद के अंदर झप्पी देना, फ्लाइंग किस जनता को देना, ये अगर इंटेलिजेंस है तो श्रीमान युवराज जो है वो इंटेलिजेंट है। और गले मिलना एक जेस्चर है। संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बोलना उठो 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 और फिर ऐसे करके झप्पी देना और फिर अपने ही संसदों को आंख मार के कहना, ये अगर इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंट है। और मैं इस पे मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। ममता दीदी खुद बोलती है राहुल गांधी जी के बारे में, और ममता दीदी को मैं आज भी मानता हूँ कि सबसे सक्रिय और सुलझे हुए ऑपोजिशन नेत्री है वो, और एक कैरिश्मा है वो। खुद तो राहुल जी के बारे में बोलती है, ये तो छोटो छेले, ये तो बच्चा छेले, এর ব্যাপারে কি बोलबो, यानी कि ये तो छोटा बच्चा है, नादान लड़का है, इसके बारे में क्या बात करूं। जब विपक्ष की इतनी बड़ी नेत्री अगर ये बात बोलती है राहुल जी के बारे में, तो राहुल जी कितना इंटेलिजेंट है वो अपने आप में सार्वजनिक हो जाता है। जी देखिए, अगर हम राहुल जी की कुंडली की तरफ चलते हैं तो जब लग्न के अंदर कोई भी रेट्रो प्लेनेट होता है वो व्यक्ति डिसीजन मेकर हो ही नहीं सकता। जब वाणी भाव का प्लेनेट पीड़ा अवस्था में होता है वो व्यक्ति बोलने में सक्षम होता ही नहीं है। अब देखिए, वो शुरुआत जब करते हैं ना किसी बात की, देखिए ऐसे लगता है कि इनको सुनना चाहिए, विद इन 2 सेकेंड लगता है कि अरे हमने क्यों खोल दिया इनका आवाज, क्यों हम सुनना ही नहीं चाहते। तो कहने का मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटीज होती हैं, उसकी अपनी एक खासियत होती है, उसकी कुंडली सपोर्टिव होती है। ग्रह ही हैं जो आपको एक व्यक्ति को बहुत लीडर भी बनाते हैं, और ग्रह ही हैं जो आपकी बुद्धि को भ्रमित भी करते हैं। पहले जो दुर्गा पूजा पे इतना ऑब्जेक्शन करने की क्या जरूरत थी? आप एक सनातनी हैं, आप एक देश के अंदर रहने वाले हैं। हमारा देश जो है ये किसी एक का नहीं है व्यक्ति का, यहाँ हर कोई उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अपना रखता है। तो दुर्गा पूजा में प्रॉब्लम, बाकी सारी चीजों में प्रॉब्लम, हमारे हिंदुत्व को कहीं ना कहीं ठेस लग रही है। हिंदुओं को इतना ज्यादा टॉर्चर, इतनी तकलीफ झेलना क्यों? ऐसा आज कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया चुग चुकी है खेत होती भी नजर नहीं आ रही अभी आपको फिलहाल। मैं कह रही हूँ कि लास्ट मोमेंट में इन्होंने बड़ा दाव पैत लगाना ही लगाना है, चूंकि बाई हुक बाई क्रुक वो अपने एक्शन की तैयारी कर रही हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर बाई चांस किसी तरीके से गलती से भी अगर ये आ गई तो मात्र कुछ महीनों के बाद इन्हें उतरते हुए आप खुद ही देखेंगे। तो हम तो कह रहे हैं वैसे तो आने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। ठीक है जी, सुमित जी कुछ कहना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल में देखिए ना, 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में बड़ा दंगा दिखाई पड़ भी रहा है, और उसी अवस्था में 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में पश्चिम बंगाल में भी और महाराष्ट्र में भी दंगा इसी अवधि में दिखाई पड़ता है। और सेना भी पता नहीं क्यों दिखाई पड़ रही है पश्चिम बंगाल में आई हुई, चुनाव के लिए जुलाई में चुनाई से बहुत बाद चुनाव के बाद दिखाई पड़ेगा बंगाल में सेना और बांग्लादेश के साथ टकराव। भारत पाकिस्तान का मुद्दा अभी देखिएगा ना, 11 मई से 20 जून के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में टकराव भी मुझे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी बातों बातों में ये चीजें पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अवभाषित हो रही थी। बाकी इसके साथ में ये जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ही हमारे धर्म को आहत करने वाले बयान दिए हैं, टिप्पणियां दी हैं, लेकिन अगर जहां तक बात रही कि गला मिलना वाली बात है या संसद में फ्लाइंग किस किसी को देना वो बात है, तो अभी कैसा है ना कि
समय के साथ में जिस प्रकार से जेनजीज का जो एक ट्रेंड चला हुआ है, जो सारा फैशन चला हुआ है, तो थोड़ा सा विचारधारा वहां पर बदलती है। मतलब वो जैसे आप Gen Z को साथ ज्योतिषा, लेने के मैं चक्कर एक जैसे चीज़ ज्योतिषाचार्य सुमित मैं जी- हूँ, जी जी सुमिताचार्य मुझे आप जानती हैं, डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, लेकिन ये भी आप देख रही होंगी कि मेरा जो पहनावा है, मैंने जिस प्रकार से पहनावा पहना हुआ है, ये भी देखिए इस युग का पहनावा, क्योंकि कुर्ता है, कुर्ता 400 साल पहनावा और पहले gesture देखिए, लेकिन दोनों हर अलग हर अलग चीज चीजें। की सब- अपनी सब एक combined मर्यादा है लोग, है। इसमें ये भी हर कहते हैं कि जगह Gen की Z है। अपनी एक मर्यादा भी है सुनीत जी। देखिए अगर यही चीज हम गद्दी से हट करके कहीं करते हैं तो अलग चीज होती है। जब एक मर्यादित जगह पे जहाँ पे आपको पूरा भारत देख रहा है, जहाँ और आप आपको leader पूरा- of opposition leader of भी हैं, opposition आपके है, ऊपर एक आपको जिम्मेदारी कोई भी है। सुनना चाहता है, सर, अपनी आप भी प्रॉब्लम्स कुछ को हैं। सॉल्व करवाना चाहता है, वहां पर आप इस तरीके के जब जेस्चर देते हैं तो वहां कहीं ना कहीं ये हमारे एंटी भी जाता है। ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, उनकी अपनी देखिए पर्सनल धार्मिक पक्षों को अलग रखते हुए ये भी पर्स- देखिएगा कि 400 साल पहले का फैशन था ना ये सब चीजें, कि हम लोग जो है जैसे कुर्ता भी है लाना है, अगर संसद में कुर्ता आता है तो 400 साल पहले उसको भारतीयता से क्यों जोड़ते हैं, मुगल से जोड़िए। और सभ्यता के हिसाब से जो भी सभ्यता अभी की चल रही है उस हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं, जेस्चर रख सकते हैं। कई देशों में आपने देखा होगा चलिए ठीक टी-शर्ट है, पे भी मतलब वो आप प्रधानमंत्री रहते अपनी हैं। अपनी देखिए थॉट प्रोसेस से हो सकता है, किसी को सही लग सकता है, किसी को गलत लग सकता है। लेकिन धार्मिक जिस तरह आहत कुछ भी दिया कह है। रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। संसद के अंदर कुछ मर्यादाएं होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, प्रियम्बल पे लिखा हुआ है। प्रियम्बल पे कतई कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को बोलो उठो उठो उठो। जनता बिठाती है, जनता उठाती है। आप होते कौन हो बोलने के लिए कि उठो उठो उठो? प्रधानमंत्री को जाके आप जबरदस्ती झप्पी दोगे, ये कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ नहीं है। बाकी संसदों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देख के आप आंख मारोगे, कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा हुआ है? श्रीमान राहुल जी प्रियम्बल के अपमान करती है, संविधान की अपमान करते हैं ये सारी चीजें कह के, पर उनको समझाए कौन? जहां बात आती है माँ दुर्गा की, भगवान शिव की, विष्णु जी की या महाकाली की, सुप्रीम कोर्ट भगवान समझाएगा। राम की, हैंग ऑन लेट मी कंप्लीट प्लीज। वहां पे अगर भारत में माँ दुर्गा की जयकारा नहीं होगी, जय श्री राम भारत में नहीं होगा, जय हनुमान जी भारत में नहीं होगा, हर हर महादेव भारत में नहीं होगा, तो वेटिकन पे होगा या फिर मक्का मदीना में होगा। ये देश सनातनी देश है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऐतिहासिक फैसला 1993 पे उस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ है। जस्टिस ने माना है, और 9 जजों अब की मेरे पास खंडपीठ ने समय माना है इतनी कि की भारत मुझे- जी। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सनातनी है। तो यहाँ पे तो जयकारा होगा, चलिए, अब जिसको ये तो- पसंद नहीं है वो तरी बिल्कुल। पार आने- होके अब देखिए जा बस 2 ही सकते हैं दिन रह गए। border आज अब के 1 उस तारीख, 2 और 3, ये जो 2 दिन है ना, अब वो कल परसों की बात है बस, और उसके बाद 4 तारीख, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो बातें आज यहाँ कही जा रही हैं या फिर जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं वो कितनी सच साबित होती है। जी हाँ, बहुत लंबा इंतजार नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए, तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।